क्लासेस ऑफ टेन्योर्स, खातेदारी का वर्ग। किस किस प्रकार के खातेदार होते हैं, टेन्योर होल्डर होते हैं। यूपी रेवेन्यू कोड में जो क्लासेस बताए हैं टेन्योर्स के, वो हैं भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स, वह भूमिधर जो अपने राइट्स को ट्रांसफ़र कर सकता है। भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स, वह भूमिधर जो अपने राइट्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तीसरा हुआ आसामी। आसामी वह होता है जो या तो किसी लैंड होल्डर से ज़मीन लीज पे लेता है, पट्टे पे लेता है, या फिर उसको ग्राम पंचायत कोई ज़मीन अलॉट करती है एज एन आसामी, आसामी के तौर पे, तो वह आसामी हुआ। चौथा हुआ गवर्नमेंट लेसी, जो व्यक्ति गवर्नमेंट से ज़मीन लीज पे लेता है, ये हुआ गवर्नमेंट लेसी। तो ये 4 प्रकार के हो गए। अब इसमें भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स वाला सबसे सुपीरियर होता है, और भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स वाला ट्रांसफरेबल राइट्स से इन्फीरियर होता है, लेकिन आसामी से सुपीरियर होता है, और आसामी इन्फीरियर मोस्ट होता है। गवर्नमेंट लेसी जो होता है वह गवर्नमेंट से लीज करके, एग्रीमेंट करके, कॉन्ट्रैक्ट करके, टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं उन पे एग्री होके गवर्नमेंट को कंसिडरेशन देके, रेंट वगैरह देके, ऐसे ज़मीन को गवर्नमेंट से लीज पे लेता है, या गवर्नमेंट लेसी हो गया। अब इनके राइट्स जो हैं, ये भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स जो हैं, इसके राइट्स ट्रांसफरेबल भी हैं, परमानेंट भी हैं, हेरिटेबल भी हैं। हेरिटेबल मतलब इसके बाद इसके बीवी बच्चों पे भी वह राइट्स पहुंच जाएंगे। और भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स वाले के राइट्स जो हैं ट्रांसफरेबल नहीं है, नाम से ही पता लग रहा है नॉन ट्रांसफरेबल, लेकिन उसके राइट्स जो हैं परमानेंट हैं और हेरिटेबल हैं। उसके बाद उसके बीवी बच्चों पे, वारिसों के पास वह राइट्स पहुंच जाएंगे। और आसामी के राइट्स ना तो ट्रांसफरेबल हैं, ना ही परमानेंट हैं, लेकिन हाँ हेरिटेबल हैं। यदि उसको कुछ होता है तो उसके बाद उसके राइट्स जो हैं उसके वारिसों पे, उसके बीवी बच्चों पे पहुंच जाएंगे। अब इनके सभी राइट्स के लिए एक ये चार्ट सा बना लिया है। ये वाले भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स वाले के हैं BTR, ये वाले भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स के हैं PNTR, और ये आसामी के हैं। पहले देखते हैं भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स वाले के क्या क्या राइट्स हैं। एक्सक्लूसिव पोजेशन, ज़मीन पे उसका एक्सक्लूसिव पोजेशन होता है, वह ज़मीन को किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकता है, एनी यूज़। उसके पास सरेंडर करने का ज़मीन को, और ज़मीन को अबंडन करने का, छोड़ने का अधिकार होता है। वह अपने ज़मीन में अपने अधिकारों के लिए, कि उसके क्या अधिकार हैं, उसे डिक्लेयर कराने के लिए डिक्लेरेटरी सूट भी फाइल कर सकता है। वह ज़मीन के बंटवारे के लिए सूट भी फाइल कर सकता है। वह अगर यदि किसी नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ज़मीन इस्तेमाल करना चाहता है, जैसे फैक्ट्री लगाने के लिए, इंडस्ट्री, कोई ज़मीन पे कमर्शियल एक्टिविटी करनी हो, या रेजिडेंट बनाना हो, घर वगैरह बनाना हो, उसके लिए भी डिक्लेरेशन के लिए अप्लाई कर सकता है फॉर नॉन एग्रीकल्चर डिक्लेरेशन। अब सबसे मेन अधिकार तो उसका यही है कि वह अपने राइट्स को ट्रांसफ़र कर सकता है, नाम में ही है भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स। वह अपनी ज़मीन को लीज कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, बिक्विथ कर सकता है, बिक्विथ माने विल, वसीयत बना सकता है उसकी, और सक्सेशन का भी उसके पास अधिकार है। तो ये तो हुए भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स वाले के अधिकार। अब यही सारे अधिकार भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल वाले के पास भी होते हैं, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ अधिकार उसके पास नहीं होते। तो भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल वाले राइट्स कौन कौन से हैं, सेम एज अब, एक्सेप्ट कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है, वह है कि वह किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो एक्टिविटी जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड होनी चाहिए, कनेक्टेड होनी चाहिए, एनी यूज़ कनेक्टेड विद एग्रीकल्चर। अगर ऐसा नहीं करता है तो उसे इजेक्ट कर दिया जाएगा, बेदखल कर दिया जाएगा। वह अपनी ज़मीन को मॉर्टगेज पे रख सकता है, गिरवी रख सकता है, लेकिन मॉर्टगेज जो करेगा, गिरवी रख जो देगा, वह बिना कब्जे के देगा, विदाउट पोजेशन। वह दूसरे जिसके पास गिरवी रखा उसको कब्जा नहीं देगा। और उसके नाम में ही भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स, इसलिए वह अपने राइट्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, ना ही बिक्विथ कर सकता, विल भी नहीं बना सकता, और वह किसी नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए नॉन एग्रीकल्चर डिक्लेरेशन करवा नहीं सकता। ठीक है, इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो यही चीज़ें जो है ब्रैकेट में, यही इन दोनों के डिफरेंसेस भी हैं कि भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स
यह ज़मीन को एनी यूज़ किसी भी यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये वाला केवल एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी ही कर सकता है। ये अपने अधिकारों को ट्रांसफ़र कर सकता है, ये नहीं कर सकता। यह विल बना के जा सकता है, यह विल नहीं बना सकता। यह नॉन एग्रीकल्चर के लिए डिक्लेरेशन ले सकता है, यह नॉन एग्रीकल्चर के लिए डिक्लेरेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। ये सारा चार्ट आपको रटना होगा क्योंकि बहुत सारे राइट्स हैं। अब आसामी के लिए आसामी जो है केवल एग्रीकल्चर के ही लिए ही उस ज़मीन का इस्तेमाल कर सकता है। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो उसको इजेक्ट कर दिया जाएगा, बेदखल कर दिया जाएगा, ज़मीन से निकाल दिया जाएगा। दूसरा राइट है इसका सरेंडर, वह अपनी ज़मीन को सरेंडर भी कर सकता है। ये राइट भी दिया हुआ है आसामी को। वह डिक्लेरेटिव सूट भी फाइल कर सकता है कि इस ज़मीन में मेरा क्या अधिकार है, इसके लिए डिक्लेरेशन सूट फाइल कर सकता है। वह पोजेशन और कंपनसेशन के लिए भी अप्लाई कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति उसे गलत तरीके से पोजेशन देने से रोक रहा हो या फिर उसको लगता है कि उसको पोजेशन नहीं मिलेगा या फिर उसकी ज़मीन पर किसी और ने कब्जा किया हुआ है, इसके लिए भी सूट फाइल कर सकता है। और वह रेंट के फिक्सेशन के लिए भी अप्लाई कर सकता है कि मेरा रेंट फिक्स किया जाए, इसके लिए भी एप्लीकेशन दे सकता है। ये राइट्स हुए आसामी के। ये पूरा चार्ट आपको अच्छे से रट लेना है, इसी में आपके सारे राइट्स आ जाएंगे। थोड़ा जल्दी देख लेते हैं इनका। भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स या सुपीरियर मोस्ट टेन्योर होल्डर है, इसके राइट्स जो है ट्रांसफरेबल है, परमानेंट है, हेरिटेबल है। हमने ऊपर सब देख लिया था पूरे चार्ट में। भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स, ये इन्फीरियर टू भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स है लेकिन बट सुपीरियर टू आसामी है। इसके राइट्स जो है नॉन ट्रांसफरेबल हैं, ट्रांसफरेबल नहीं है, परमानेंट है, हेरिटेबल है। आसामी जो है ये इन्फीरियर मोस्ट टेन्योर होल्डर है, ये इसके राइट जो है ट्रांसफरेबल नहीं है, ना ही परमानेंट है, हाँ हेरिटेबल हैं, ओनली हेरिटेबल। आसामी होता कौन है? जो कि यूपी रेवेन्यू कोड आने से पहले जो आसामी था वो अब भी आसामी है, या फिर किसी और लॉ द्वारा वह जो आसामी बना हो वह भी आसामी है, या फिर जो लैंड मैनेजमेंट कमेटी या फिर कहें हम भूमि प्रबंधक समिति या फिर ग्राम पंचायत के द्वारा आसामी के तौर पे एडमिट किया गया हो, ये हमने ऊपर बता दिया था। या फिर जो कि भूमिधर द्वारा लेसी के तौर पे एडमिट किया गया हो, पट्टेदार के तौर पे एडमिट किया गया हो, जिसने किसी भूमिधर से ज़मीन लीज पे ली हो, पट्टे पे ली हो। तो कभी कभी पूछ लेते हैं वो इज़ एन आसामी, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, इसको रट लेना। गवर्नमेंट लेसी जो है वह एवरी पर्सन वो होल्ड्स लैंड ऑन लीज फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से जो व्यक्ति लीज पे ज़मीन लेता है वह गवर्नमेंट लेसी कहलाता है। वह इस ज़मीन के लिए एंटाइटल तब तक होगा जब तक वह क्या कहते हैं उस लीज की टर्म्स एंड कंडीशंस को मानता है। बाकी ये सब हमने राइट्स वगैरह बताई दी हैं, अभी और डिटेल में है, अगर पढ़ना हो टाइम हो तो पढ़ लेना इन्हें। ये सब बता चुके हैं हम, अबंडनमेंट, डिक्लेरेटरी सूट सब के लिए। अब चार्ट में इसलिए बना दिया था कि एक जगह पूरे पूरे राइट्स आ जाएं, उनको रटा जा सके, वरना ऐसे याद करने लगे तो हो गया काम। ये सब बता दिया, एक्सक्लूसिव पोजेशन ऑफ लैंड और ये मॉर्टगेज, लीज, एक्सचेंज, डिवीजन के लिए सूट, सरेंडर, अबंडनमेंट, डिक्लेरेटरी सूट सब आ गए राइट्स। आसामी के राइट कनेक्टेड विद एग्रीकल्चर, सरेंडर का, डिक्लेरेटरी, सब आ चुके हैं। इनकी डिफरेंसेस बता दिए, ट्रांसफ़र कर सकता है, ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, ये रिक्वेस्ट कर सकता है, विल बना सकता है, ये नहीं कर सकता। ये एग्रीकल्चर एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ दोनों के लिए इस्तेमाल किया, केवल एग्रीकल्चर के लिए ठीक है। अगर नॉन एग्रीकल्चर के करता है तो इसके कोई कॉन्सिक्वेंस ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये नॉन एग्रीकल्चर के लिए डिक्लेरेशन ले सकता है धारा 80 के अंतर्गत, इसके पास ऐसा कोई अधिकार ही नहीं है। सब हो गया। अब रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या हैं राइट टू ट्रांसफ़र पे, ये नेक्स्ट वीडियो में, ये रिवीजन के लिए अगर वीडियो चाहिए, सॉरी पीडीएफ चाहिए तो वेबसाइट desillb.com पे मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।